आर्या पीछे मुड़ी तो अब सीमा उसे देखकर चौंक गया। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अब सीमा उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने भी हाथ रेलिंग पर रख दिए। अब सीमा ने कहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? आर्या ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, ये मेरा घर है। अब सीमा मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऊपर आ गया। घर पर भी जब नींद नहीं आती तो मैं रूफ टॉप पर चला जाता हूं। आर्या ने कहा, मैं भी इसीलिए यहां पर हूं, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अब सीमा ने कहा, तुम्हारे बाबा पर हमला हुआ इसलिए? आर्या ने कहा, वो हमला नहीं था, बस एक चेतावनी थी। अब सीमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, कैसी चेतावनी? आर्या सामने की तरफ देखती रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब सीमा ने कहा, वैसे मुझे पता है कि तुम यही कहोगी कि मुझे सब पता है, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो अब सीमा ने कहा, जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मुझे सबसे ज्यादा चेतावनी तुमसे बचकर रहने के लिए मिली थी। मुझे कहा गया था कि बस मैं तुम्हारी नजरों में ना आऊं, वरना अगर तुम्हें मुझ पर शक हुआ तो मेरी लाश मेरे फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। आर्या ने सामने की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। अब सीमा ने कहा, जब मैं यहाँ आया था तो मेरा एक ही मिशन था, राणा साहब के खिलाफ सबूत ढूंढना। मुझे कहा गया था कि मैं पूरी तरह से उनके काले कारोबार के बारे में पता करूं। मैं अपने मिशन में जुटा हुआ था, पर तुम्हारे बाबा पर हुए हमले के एक दिन पहले मुझे मिशन अबॉर्ट करने के लिए कहा गया था। हमले वाले दिन जब तुम सब बाहर थे, प्रथम भाई ने मुझे मंदिर के पीछे बुलाया। वहां जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि पापा ने मुझे उसी वक्त वापस बुलाया है और मैं वापस चला गया। आर्या खामोश रहकर सुनती रही। अब सीमा ने कहना जारी रखा, न मुझे अनिकेत दादा के बारे में पता था कि वो सरकार के साथ मिले हैं, न तुम्हारे बाबा पर होने वाले हमले का। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आई नो दैट, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस एक मोहरा थे। पर फिर भी अगर एक बार किसी का भरोसा तोड़ते हो तो वो भरोसा इतनी आसानी से वापस नहीं मिलता। अब सीमा ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी गर्दन घुमाई और आसमान की तरफ देखने लगा। आर्या भी सामने की तरफ देखने लगी कि तभी उसकी नजर अब सीमा के कंधे की तरफ गई। उसके कंधे के थोड़ा सा नीचे एक कट लगा हुआ था, हालांकि खून सूख चुका था। आर्या ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये क्या हुआ तुम्हें? अब सीमा ने अपनी चोट की तरफ देखा और फिर कहा, ये उस आदमी की मेहरबानी है। जब तुम लोग अंदर आए थे तो उसने चाकू लगा दिया था यहाँ। आर्या ने कहा, तो बताना किसने था? फिर उसने कहा, रुको यहाँ। इतना कहकर आर्या अंदर की तरफ चली गई। अब सीमा ने उसे जाते हुए देखा और फिर मुस्कुरा दिया। अनिकेत ने विस्की की बोतल फर्श पर दे मारी। सरकार चौंक उठा। अधिराज भी वहीं खड़ा था। सरकार ने आंखें बड़ी करके अनिकेत की तरफ देखा और फिर, अनिकेत उसकी तरफ घूमा और उसने कहा, कौन है ये बॉस जिसके कहने पर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? सरकार ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी बात सुनो अनिकेत। अनिकेत ने कहा, क्या सुनो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था आर्या एक घायल शेरनी है, उसे और मत छेड़ो। पर तुम एक बार में कुछ नहीं समझते। अगर आज राणा साहब को कुछ भी हो जाता ना, वो एक रात में हम सबको ठिकाने लगा देती और किसी को पता भी नहीं चलता। सरकार ने कहा, तुम अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हो। जब तक बॉस हमारे साथ है तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अधिराज ने कहा, पापा अनिकेत दादा सही कह रहे हैं। आर्या खुलेआम सबको जिंदा गाड़ देगी अगर दोबारा किसी ने उसके परिवार की तरफ देखा तो। और सबसे बड़ी बात, राणा साहब पर हुए हमले का जवाब अभी उसने नहीं दिया है। पता नहीं वो किस तरह का जवाब तैयार कर रही है और आप उसे और भड़का रहे हैं। सरकार चुप हो गया। अनिकेत ने कहा, राणा साहब पर हमला करने के लिए तुमने किसे भेजा? वो जो भी है उससे कहो गायब हो जाए। सरकार ने कहा, वो बॉस का खास आदमी है, उसके बारे में बस बॉस जानते हैं। वो हमारे बारे में सब जानता है पर उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अनिकेत ने कहा, अपने बॉस से कह दो दोबारा ऐसी कोई भी हरकत ना करे। अगर तुम चाहते हो कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारी साइड में रहूं। इतना कहकर अनिकेत चला गया। अधिराज भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। सरकार ने उन दोनों के जाते ही गहरी सांस ली और फिर कहा, उस लड़के में कितनी हिम्मत है, अकेला ही शेरनी के गढ़ में घुस गया।
इतना कहकर उसने विस्की की दूसरी बोतल उठाई और मुंह से लगा ली। आर्या मेडिकल किट लेकर आई। अब सीमा ने उस मेडिकल किट की तरफ देखा और फिर कहा, तुम चलने वाली दवाई तो नहीं लगाओगी ना? आर्या ने मेडिकल किट खोली और फिर कहा, जो दवाई जितनी जल्दी है ना वो जख्म को उतनी ही जल्दी ठीक करती है। इतना कहकर उसने अबव सीमा के कंधे पर से उसकी शर्ट को हल्का सा फाड़ दिया। अबव सीमा ने कहा, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। आर्या ने रुई पर दवाई लगाते हुए कहा, नहीं ले लेना, इतनी पे तो मिलती है ना एक पुलिस ऑफिसर को। अबव सीमा कुछ कहता इससे पहले ही उसने वो रुई अबव सीमा के जख्म पर रख दी। अबव सीमा एकदम से कांप उठा। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर सिर हिलाते हुए हल्के से जख्म पर फूंक मारने लगी। अबव सीमा ने कहा, ये बहुत जल रही है। आर्या ने हल्के से दवाई लगाते हुए कहा, थोड़ा सा जलेगा पर जल्दी ठीक हो जाएगा जख्म। अबव सीमा उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने कहा, तुम अपने बाबा जैसी बिल्कुल नहीं हो। मैं तुम्हारे बाबा को बर्बाद करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे तुम्हें इन सब से बचाने का मन करता है। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो अबव सीमा ने कहा, यू हैव बिकम माई फेयर, यू आर माई फेयर आर्या। आर्या ने कुछ नहीं कहा और पट्टी बांध कर जाने लगी। अबव सीमा ने कहा, तुम्हारे बाबा ने मेरे डैड को मारा था। आर्या ने चौंक कर अबव सीमा की तरफ देखा। अबव सीमा ने कहा, मैं कमिश्नर राठौड़ का बेटा नहीं हूं, मैं उनके छोटे भाई एसपी विपुल राठौड़ का बेटा हूं, जिसे 25 साल पहले तुम्हारे डैड ने मार डाला था। आर्या हैरान होकर अबव सीमा को सुन रही थी। अबव सीमा ने कहा, मैं 1 साल का था, मेरे डैड को कमिश्नर राठौड़ ने तुम्हारे डैड के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने के लिए भेजा था, पर तुम्हारे डैड को जैसे ही इस बारे में पता चला उन्होंने मेरे डैड को मार डाला। माय मॉम, वो भी डैड के बिना बहुत दिन नहीं रह पाई और मुझे छोड़कर डैड के पास चली गई। उसके बाद कमिश्नर राठौड़ ने मुझे अपना बेटा बना लिया। तुम्हारे बाबा को अरेस्ट किया गया, पर तुम्हारी आई ने नकली गवाह, नकली प्रूफ लाकर तुम्हारे बाबा को बचा लिया। आर्या ने तेज आवाज में कहा, अबव सीमा। अबव सीमा ने कहा, किसी वजह से मैं राणा फैमिली से नफरत करता हूं, पर जब से मैं यहाँ आया हूं तब से मुझे डर लगता है कि शायद तुम्हारी वजह से मैं अपने डैड का बदला नहीं ले पाऊंगा। यू स्केयर्ड मी, लूजिंग यू इज माई फेयर, यू आर माई फेयर एंड आई डोंट वांट दैट। आर्या ने कुछ नहीं कहा, वो पलटी और वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह आर्या बॉक्सिंग बैग पर पंच बरसाए जा रही थी। वरिष्ठ और वशिष्ठ फर्श पर बैठकर उसे देख रहे थे। आर्या ने फुल स्लीव काले रंग की क्रॉप टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके एब्स साफ दिख रहे थे। उसके बाल पसीने से भीग चुके थे और बालों से बहता हुआ पसीना उसकी आंखों से होकर टपक रहा था। उसने हाथों में हैंड बैंडेड लपेटी हुई थी। बैकग्राउंड में फुल वॉल्यूम पर बीटीएस के गाने लगे हुए थे। वरिष्ठ ने कहा, आज जो भी इंसान आर्या के दिमाग में है उसकी खैर नहीं आज। वशिष्ठ ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूं, इतने दिनों बाद किसी की वाट लगने वाली है। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, इसे संभालेगा कौन? बाबा साहिब रोक नहीं सकते और अनिकेत दादा भी कुछ नहीं कर सकते। वशिष्ठ ने कहा, कोई जरूरत नहीं है इसको रोकने की, सालों की जमकर बजाएंगे। तभी मलिक अंदर आया। पहले तो वो आर्य को देखकर चौंक गया। मलिक ने कहा, आज किसका नंबर लगने वाला है? वशिष्ठ ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, जिसका भी लगे चाचू, हमें तो मजे लेने से मतलब है। मलिक ने कहा, नीचे वो अधिराज आया है। वरिष्ठ ने कहा, इतनी सुबह? मलिक ने कहा, हाँ, मैं उसे नीचे बैठा आया हूँ। वशिष्ठ और वरिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने मलिक की तरफ देखा। मलिक ने कहा, मैं राणा साहब के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से भाग लिया। वरिष्ठ ने कहा, मलिक चाचू तो कट लिए, अब बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। वशिष्ठ ने कहा, लेट्स प्ले रॉक पेपर सीजर। वरिष्ठ ने कहा, रॉक पेपर सीजर। इतना कहकर उन दोनों ने हाथ आगे किए। वरिष्ठ ने पेपर दिखाया था और वरिष्ठ ने सीजर। वशिष्ठ पीछे की तरफ लौट गया। वरिष्ठ ने कहा, जाओ बालक, जाकर अपनी कुर्बानी दो। वशिष्ठ ने एक गहरी सांस ली। वो उठा और म्यूजिक सिस्टम के पास गया। उसने ऊपर की तरफ देखा और फिर कहा, बचा लेना प्रभु, और इतना कहकर उसने म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया। आर्या पंच मारते मारते रुक गई और उसने पलट कर देखा। उसने वशिष्ठ की तरफ देखा और फिर सिर हिलाकर उसकी तरफ बढ़ी। वशिष्ठ ने एकदम से कहा, अधिराज, अधिराज आया है। आर्या रुक गई और उसने एक गहरी सांस ली।
अधिराज खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था कि पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अधिराज पलटा और अबब सिमा खड़ा था। अधिराज ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबब सिमा ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, मैं आर्या का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। अधिराज ने कहा, और तुम भी भूल रहे हो कि मैं आर्या का दोस्त हूँ। अबब सिमा ने कहा, तुम लोग काफी कम वक्त में दोस्त बन गए हो ना? इसके पीछे का असली इरादा क्या है तुम्हारा? अधिराज ने कहा, इरादे तो तुम छुपाते हो। पहले सतेंद्र अंकल के भांजे बनकर आए और सब बर्बाद कर दिया, और अब सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर आए हो। इस बार का इरादा क्या है? अबब सिमा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अपनी जुबान को लगाम दो वरना। अधिराज भी एक कदम आगे बढ़ गया, वरना क्या? अबब सिमा मुस्कुरा दिया और उसने कहा, शायद तुम भूल गए, 9 साल पहले जब आर्मी स्कूल के सिर्फ 4 लड़कों के हाथों तुम्हारी पूरी क्लास के लड़के लड़कियां पिटने से बचे थे। अधिराज ने उसे टोकते हुए कहा, और शायद तुम भूल रहे हो कि हमें बचाने वाली कौन थी? इतना कहकर उसने अबब सिमा के पीछे देखा और फिर कहा, हे छोटे राणा साहब। अबब सिमा पलटा तो आर्या टॉवल से पसीना पोंछते हुए आ रही थी। आर्या उन दोनों के पास पहुंची। आर्या ने कहा, अधिराज, सुबह सुबह? अधिराज ने कहा, हाँ, बात करनी थी कुछ। आर्या ने सर हिलाया और कहा, ओके, बाहर गार्डन में चलते हैं। फिर वो दोनों जाने लगे। अबब सिमा भी उनके पीछे जाने लगा। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, घर है ये मेरा, तुम नाश्ता करो। इतना कहकर वो अधिराज को लेकर बाहर चली गई। अधिराज ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, मैं कल के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। मुझे भी पता नहीं लगा कि कब उन्होंने तुम्हारे बाबा पर अटैक करने का प्लान बनाया। मुझे ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपसे, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी, वो बस चेतावनी दे रहे थे ताकि मैं एलिवेटर वाले इंसिडेंट को इग्नोर कर दूं। अधिराज ने कहा, पर मुझे समझ नहीं आया, इतनी सिक्योरिटी में वो गुस्सा कैसे? आर्या ने कहा, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। वैसे मैंने एजेंसी से और ज्यादा सिक्योरिटी मंगवाई है, पर वो इंसान जो भी था वो इस घर को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अधिराज ने कहा, मैं कोशिश करूंगा पता लगाने की। आर्या ने सर हिला दिया। अधिराज ने कहा, मैं चलता हूं, अब मुझे एक मीटिंग में जाना है। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अधिराज जाने लगा कि तभी आर्या ने कहा, अधिराज पलटा तो आर्या ने कहा, आई एम सॉरी। अधिराज ने कहा, सॉरी? वो किस लिए? आर्या ने कहा, बस ऐसे ही। अधिराज ने कहा, तुम कुछ भी करो आर्या, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। आर्या मुस्कुरा दी। अधिराज भी मुस्कुरा दिया और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और कहा, बोलो, कहां पर है वो? सामने से कुछ कहा गया। आर्या ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच रही हूं, तब तक नजर बनाए रखो। इतना कहकर आर्या ने फोन काट दिया। सरकार अपनी कार में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। उसकी कार में बैक सीट पर बैठकर वो अखबार पढ़ रहा था। उसके आगे उसका सेक्रेटरी और उसका सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे। उसकी कार के पीछे एक कार में उसके बाकी सिक्योरिटी गार्ड थे। उनकी कारें एक बड़े से ब्रिज पर पहुंची कि तभी एक कार ने तेजी से ओवरटेक किया। सब उस कार को हैरानी से देखने लगे। वो कार आगे जाकर एकदम से घूमी और उनकी तरफ मुड़कर रुक गई। सरकार के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। पीछे से आ रही कार भी रुक गई। सरकार ने सामने की तरफ देखा तो वो चौंक उठा। आगे की कार में ड्राइविंग सीट पर आर्या बैठी हुई थी। उसने आंखों पर काले रंग के शेड्स लगाए हुए थे। पैसेंजर सीट पर अबब सिमा हैरानी से आर्या की तरफ देख रहा था। पीछे की बैक सीट पर वरिष्ठ और वशिष्ठ बैठे हुए थे। अबब सिमा ने कहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? हम तो एसआर जा रहे थे ना। एक पुलिस वाले के होते हुए तुम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आर्या ने सामने की तरफ देखा और फिर कहा, पुलिस ऑफिसर तुम पुलिस स्टेशन में हो, यहां पर तुम मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर हो, सो जस्ट स्टे हियर। अबब सिमा ने कहा, आर्या डोंट। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी सीट बेल्ट खोलकर वो कार से बाहर निकली। अबब सिमा ने कहा, आर्या। इतना कहकर वो अपनी सीट बेल्ट खोलने लगा कि तभी वरिष्ठ ने उसे रोकते हुए कहा, वो किसी को मारेगी नहीं, सो चुपचाप बैठो यहाँ पर, अगर तुम इन सब की जगह नहीं लेना चाहते हो तो। आर्या बाहर आ गई।
उसके हाथ में एक रॉड थी। सरकार हैरानी से आर्य की तरफ देख रहा था। तभी उसके पीछे की कार से उसके गार्ड बाहर आ गए। एक गार्ड आर्य की तरफ बढ़ने लगा। आर्य ने गर्दन को दाएं बाएं किया और गार्ड की तरफ बढ़ने लगी। गार्ड ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और आर्य एकदम से झुक गई और गार्ड के पीछे आ गई। उसने एकदम से गार्ड की टांग पर रॉड दे मारी। गार्ड वहीं गिर गया। वरिष्ठ और वशिष्ठ को छोड़कर बाकी सब चौंक उठे।